तो जब आपकी सैलरी आएगी तो आप क्या सैलरी गरीबों में बांट देंगे या फिर संचय करेंगे घर पे या बैंक में? मुझे प्राचीन भारत की कोई मैथमेटिशियंस के नाम बताएं, अगर कोई महिलाएं हों उनमें तो उनको भी इंक्लूड करें। टाइगर रिजर्व बहुत जगह अपन ने देखे हैं राजस्थान में। अक्सर ऐसा होता है कि आप टाइगर जो है वो गांव में जाके मवेशी खा जाते हैं और आदमियों पर भी हमला करते हैं। तो क्या जंगल शहरों की तरफ बढ़ रहा है या शहर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं? ठीक है, जैन धर्म की कुछ मूलभूत शिक्षाओं के बारे में बताएं, जैसे कि शादवाद क्या है और अनेकांतवाद क्या है? May I come in, sir? यस प्लीज, Good evening, sir. Good evening, sir. प्लीज बैठिए। Thank you, sir. एक बार अपना परिचय दें। जी सर, मैंने 10th 2011 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा से की है और मैंने अपने वहीं से ही होम टाउन से ही 2013 में 12th करी है। सब्जेक्ट मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहे हैं। इसके बाद बीएससी प्रताप सिंह भारत कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा से 2016 में की है। फिर वहाँ मेरे होम टाउन से ही महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ से मैंने 2018 में बीएड कंप्लीट की है। 2020 से मैं वरिष्ठ अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तहनाल शाहपुरा भीलवाड़ा में है और 2021 में मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से एमए ज्योग्राफी करी है। ठीक है, अभी आप कौन कौन से जो एक्चुअली सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में? तो सर मैं गणित पढ़ाती हूँ। अच्छा, गणित पढ़ाते हैं, वरिष्ठ गणित। कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक? जी ये 6 to 10 पढ़ाती हूँ। 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि आपने कोटा के वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो एक्चुअली आपका एमए किया है ज्योग्राफी के अंदर। आज कोई विशेष दिन है क्या महावीर जी को लेकर? जी सर, आज महावीर जयंती है। महावीर जयंती। कौन थे ये महावीर स्वामी? सर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसमें इन्होंने सत्य अहिंसा परिग्रह ऐसे 5 महाव्रत दिए। 5 महाव्रत दिए थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के द्वारा दी हुई यह शिक्षाएं वर्तमान में प्रासंगिक है क्या? जी सर। किस प्रकार से? जी सर, ये निजी जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन दोनों में प्रासंगिक है। जैसे सत्य के अनुसार हमें चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर, और अहिंसा हिंसा नहीं करें, सत्य बोलें, अपरिग्रह, संचय नहीं करें। संचय नहीं करें। ठीक है, तो जब आपकी सैलरी आएगी तो आप क्या सैलरी गरीबों में बांट देंगे या फिर संचय करेंगे घर पे या बैंक में? सर सैलरी का जो इसमें गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो लगा सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है, आप अगर जितना आप उपयोग करते हो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो शेष बचता है उसका उपयोग समाज हित में किया जाना चाहिए। आपने किया है आज तक कभी ऐसा? जी सर, मैंने विद्यालय में उपयोग में लिया है। विद्यालय में मैंने अभी हाल ही में सीसीटीवी कैमरे मेरी सैलरी से लगवाया था। चलिए ठीक है, अच्छा कार्य किया आपने, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, जैन धर्म की कुछ मूलभूत शिक्षाओं के बारे में बताएं, जैसे कि शादवाद क्या है और अनेकांतवाद क्या है? सर शादवाद के अनुसार कि संसार में जो एक वस्तु है उसके अंदर अनेक गुण होते हैं, तो कोई भी मनुष्य जो है वो सभी गुणों को नहीं समझ सकता है। इसको एक हाथी और एक जनमांत के उदाहरण से समझाया गया है। और अनेकांतवाद के संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं जो कि किसी एक मनुष्य के द्वारा सभी चीजों को नहीं समझा जा सकता। चलिए ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आपने 12th भी करी है और उसके बाद में ग्रेजुएशन भी करी है। इस रूम को आप एक बार अच्छे से देखें और फिर बताएं इसमें फिजिक्स के 5 प्रिंसिपल कौन कौन से काम कर रहे जी सर, इसमें एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से सभी चीजें जो है वो नीचे की ओर स्थिर है। एक दूसरा सर जो यहाँ का औसत तापमान है वो अगर डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट इनमें ज्ञात किया जा सकता है अलग अलग। ये भी कहीं ना कहीं दैनिक तापमान फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। तीसरा न्यूटन का जो पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर है, जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए वो गतिशील नहीं होगी, तो भी वस्तु स्थिर है। तीसरा नियम। चौथा नियम सर की प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है? सर कहीं ना कहीं जो ये इंटरव्यू जो चल रहा है क्रिया की ये प्रतिक्रिया है, तो वो वाला नियम। हम आपको सुनने में ठीक है सक्षम है, आप हमें सुन पा रहे हैं, इसमें कौन सा फिजिक्स है? सर इसमें फिजिक्स तो नहीं है। फिजिक्स नहीं है इसमें? इसमें जैसे हम अलार्म की आवाज सुनते हैं मॉर्निंग में, जो है वो हमारे हिसाब से फिजिक्स है। सर
तो मुझे तो फिजिक्स में आती है। ठीक है, जड़त्व के सिद्धांत के दो कोई आप उदाहरण दें। जैसे अगर कोई यात्री जो है वो बस में यात्रा कर रहा है, तब अगर ब्रेक आता है तो वो उसका आगे की ओर झुक जाना, वो जड़त्व का सिद्धांत बताता है कि इतने समय से वो स्थिर था, एकदम से उस पर बाह्य बल लगा और वो बस रुकी, तो वो उसमें गति हुई इस वजह से। ये इसका संबंध ठीक है। हम एक व्यक्ति बांसुरी बजाता है, हवा के ऊपर बल बढ़ता है जिस कारण से दबाव प्रेशर क्रिएट होता है और इस कारण से उस बांसुरी से अलग अलग साउंड्स, ठीक है, अलग अलग आवाजें निकलती है। इसमें फिजिक्स का कौन सा थ्योरम काम करता है? सॉरी सर, मुझे idea नहीं। मैं अनुमान लगा सकती हूँ। ठीक है, गैस करिए आप। जी, इसमें अनुनाद सिद्धांत काम करता है एक। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद आप रिकॉल कर पाए कि जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसके विंग्स किस थ्योरम पर काम करते हैं? एरोप्लेन के पंख। सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, आप तो आप जाकर उसकी देखो। आप उसकी व्याख्या कर दीजिए। बर्नौली सुना है आपने? बर्नौली, बर्नौली, जी सर। क्या है बर्नौली थ्योरम? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है, आप, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, आपने स्ट्रेंथ में लिखा है कि आप नीडर हैं, आपको कब एहसास हुआ था पहली बार कि आप नीडर हैं? जी सर, जैसे जो मेरी जो स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पर एक बार जो मैंने बच्चों को टूर्नामेंट में लेकर गई थी, तो उस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं जो विवादित वो बन गया था, तो वहाँ पर भी मैंने मेरे बच्चों को सपोर्ट किया और मैं पूरी कोशिश करी कि उनके साथ न्याय हो। वहाँ पर मुझे लगा। चलिए ठीक, थैंक यू। अभी सर से आप साउंड के बारे में बात कर रही थी, एक इमेजिनेशन करते हैं, इस कमरे में वैक्यूम की स्थिति क्रिएट कर देते हैं ना, वैक्यूम में, तब मैं बोलूँगा और आप सुन पाएंगे? वैक्यूम अगर हो इस रूम में, उस समय भी आप मुझे सुन पाएंगी? जी सर, शायद नहीं सुन पाऊंगी, अच्छा, ऐसा क्यों? कि वैक्यूम के अंदर जो ध्वनि है वो उसके जो कण है वो गति नहीं कर पाएंगे आगे। अच्छा, तो ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है क्या, साउंड की जो स्पीड है? सर, जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंगे है, जिसमें कणों का संचरण उसके तरंग संचरण की दिशा में होता है और ये ठोस माध्यम में संचरण करती है। ठीक, बढ़िया, मैथमेटिशियन है आप, मैथ्स पढ़ाती हैं। मुझे प्राचीन भारत की कोई मैथमेटिशियंस के नाम बताएं, अगर कोई महिलाएं हों उनमें तो उनको भी इंक्लूड करें। जैसे प्राचीन भारत में आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। हाँ, ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने बुक लिखी ब्रह्मसूत्र सिद्धांत खंडन खाद्य। हाँ। और भास्कराचार्य थे। महिलाओं में सर मैं याद नहीं कर पाती, सॉरी सर। ठीक, मैथ्स के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है वो कौन सा है? सर एबल पुरस्कार मिलता है एक। किसके नाम पर है वैसे वो? सर ये एक महान वैज्ञानिक वो है, उनके नाम पर है, स्पेन के। ठीक है। एक जो है अभी, जैसे आप मान लो प्रशासनिक अधिकारी बनेगी, आपने गणित भी इतना पढ़ा हुआ है, आपके गणित के ज्ञान का आप प्रशासन में कैसे यूज़ कर पाएंगे? सर गणित के माध्यम से कई सारे मूल्य भी सीखने को मिलते हैं। जैसे इसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और समयबद्धता होनी चाहिए। गणित अनुशासन भी सिखाती है। ये मूल्य कहीं ना कहीं प्रशासन में भी काम है। बहुत बढ़िया। आप मैथ्स की टीचर है, फिर आपने ज्योग्राफी में पीजी क्यों किया? सर 2020 से मैं वरिष्ठ अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ और जॉब के साथ फिर मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट करी थी, तो ज्योग्राफी पढ़कर मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने एमए ज्योग्राफी करी। ठीक है, आपने बीएड किया था महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ से ना? ये कौन है स्वामी रामचरण जी? जी सर, स्वामी रामचरण जी ने रामस्नेह संप्रदाय की स्थापना करी है, इसके मुख्य संस्थापक है। रामस्नेह की क्या विचारधारा है? ये क्या सगुण राम को मानते हैं, निर्गुण राम को मानते हैं? सर ये निर्गुण राम को मानते हैं। तो निर्गुण पूजा कैसे हो सकती है, जब ईश्वर का कोई गुण स्वरूप ही नहीं है तो पूजा कर सकते हैं? जी सर, इसमें निर्गुण निराकार राम की अवधारणा है और महाप्रभु स्वामी रामचरण जी के द्वारा एक अणभय वाणी करके किताब लिखी गई है, तो उसकी उसमें पूजा की जाती है। राजस्थान में और कहाँ कहाँ है रामस्नेह के केंद्र? सर पूरे राजस्थान में 4 केंद्र है। एक तो शाहपुरा बिलवाड़ा में रामस्नेह संप्रदाय, एक खेड़ में, सिंगतल में और एक दरियाव नागौर में। ठीक है, ये रैण में ये किनका है यहाँ पे? जी रैण में भी है सर। जी। ज्योग्राफी से कुछ पूछें आपके आपसे? जी सर। राजस्थान की ज्योग्राफी को अगर आपको 30 सेकंड में डिफाइन करना हो, जो मुझे बढ़िया से समझ में आ जाए, तो एक्सप्लेन करके बताएं। जी सर, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। अरावली जो है वो जलवायु विभाजक के रूप में काम करती है
अरावली के पश्चिम में एक तो थार मरुस्थल है, फिर एक यहाँ पर जलवायु विभाजक के रूप में अरावली काम करती है, तो उसी के आधार पर शुष्क, अर्धशुष्क, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जलवायु कंडीशंस है। जो अरब सागर की शाखा आती है वो अरावली के समांतर होने की वजह से आगे चली जाती है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। वनस्पति के अंदर यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में कांटेदार वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, खेजड़ी, पलास, बबूल, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होने की वजह से साग, सालवान, ये ठीक वन है। राजस्थान में कितना है वनों का प्रतिशत? जी सर, मैं अनुमान लगा सकती हूँ, एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, हम्म, लगभग 9% के लगभग है अभिलेखित वन। ठीक है। राजस्थान में कई खारे पानी की झीलें भी है ना, ज्यादातर सब पश्चिमी राजस्थान में इधर ही है। जी क्या सर। कारण है पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें? जैसे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण है, तो मरुस्थलीकरण की वजह से एक तो वहां पर उच्च तापमान है, बाष्पीकरण अधिक होता है, जिसकी वजह से जो जल स्रोत है वो पानी सूख जाता है, और फिर खारे पानी की झीलें बच जाती है। और कोई कारण नहीं? एक सर माइकासिस्ट अवसादी चट्टानें पश्चिमी राजस्थान में मौजूद है, उनकी वजह से भी खारे पानी। अच्छा, एक पहले अपने 33C भी हुआ करता था, जी सर। राजस्थान में उसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जैसे 33 सागर के जो मरुस्थल है वहां पर, और एक आकलवुड फॉसिल पार्क है वहां पर, जुरासिक काल के अवशेष हैं। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आजकल ये नदियों को जोड़ने वाला जो होता है रेगुलरली चलता रहता है, ये आरसीपी वगैरह आप देखें, पॉजिटिव हमें पता है कि नदियों को जोड़ने से कई लाभ होंगे, इसकी कुछ हानियां भी हो सकती है क्या? नेगेटिव भी हैं इसमें कुछ? तो सर इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ चुनौतियां है कि नदी जोड़ने के लिए जो है संसाधन की काफी ज्यादा आवश्यकता है, लागत इसमें अधिक लगेगी, और इसमें जो जमीन है उसको भी अधिक वेद करना पड़ेगा, है ना, इससे किसानों पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो चुनौतियां है सर सरकार के सामने। आप भीलवाड़ा की हैं। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी मजबूत है। क्या वहां पे कॉटन उगती है, कपास? जी सर, कपास होती है। ये कपास का बीज देखा है आपने? कपास सच देखा है आपने? जी कपास देखा सर। ओके। उसका बीज होता है, क्या कहते हैं उसको? बिनोले, बिनोले। और किस काम आता है वो? बिनोले से जो है पशु है उनकी खाद भी बनती है बिनोलों से। ओके। आपको कालीबाई भील के बारे में मालूम है? जी सर। उनके बारे में बताएं। जी सर, डूंगरपुर से कालीबाई भील बिलोंग करती थी। जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे तब डूंगरपुर में जो प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा वहाँ शिक्षा की अलग जगह जा रही थी, उसमें कालीबाई भील जो एक छात्रा थी, लेकिन वहाँ पर जो शासन था उसके द्वारा इसका विरोध किया गया और फायरिंग की गई, जिसमें उनकी हमारी रामायण और महाभारत में भी भीलों का जिक्र है, तो रामायण और उन दोनों कैरेक्टर्स का नाम बताएं मुझे। रामायण में किसी भील का जिक्र है? तो सर मुझे याद नहीं। शबरी का नाम सुना है? जी सुना है। शबरी कौन थी? शबरी जी ने जो राम भगवान जब आए थे तब उनको बेर खिलाए थे, और उनकी काफी वर्षों तक प्रतीक्षा करी थी उनकी। और महाभारत में सॉरी सर, कोई बड़ी फेमस गुरु दक्षिणा का इंसिडेंट है वो? जी जी, एकलव्य जो हुए हैं, द्रोणाचार्य जी को उन्होंने अंगूठा दिया था। चलिए, ये कर्क रेखा जो है और मकर रेखा है, राजस्थान में से कौन सी रेखा गुजरती है? सर राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। तो इन दोनों रेखाओं का वो क्या है, मतलब ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब महत्व क्या है इसका? जी सर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और सूर्य की जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में, तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत सीधा चमकता है, तो इसकी वजह से जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और पश्चिम जो अपने राजस्थान में और इन एरिया के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है उसमें भी इसकी भूमिका 21 जून को जब सूरज इस पर सीधा चमकता है। आप अभी सर को बता रही थी कि जो पूर्वी राजस्थान में जो नदियों का जो मिलाया जा रहा है उनको, उसकी क्या क्या मतलब वो है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी उनसे, उसके बारे में इलैबोरेट करें। जी सर, उसमें लागत अधिक आएगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी, नई टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होगी। और क्या लोग विस्थापित भी होंगे?
जी सर, अगर उसमें भूभाग को अगर अधिग्रहित किया जा रहा है तो उसमें लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। तो चलिए ये तो हुआ मतलब कि स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, पर क्या उसमें जो मुकुंदरा की जो रिजर्व है, जो सेंचुरी है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? जी सर, जो मुकुंदरा के अंदर जो प्रजातियां है, जो जीव जंतु है, मुकुंदरा के अंदर टाइगर रिजर्व भी है वो, तो जी सर उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ आप पर क्या आकर समझती हैं, मतलब मानव जाति या मतलब ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है या एनिमल्स और उनका प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है? जी सर, मनुष्य के द्वारा संतुलित विकास किया जाना चाहिए। इसमें जो महात्मा गांधी जी की जो थ्योरी है कि जो प्रकृति जो है वो मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। तो उन आवश्यकताओं के आधार पर ही मनुष्य को काम करना चाहिए और साथ में प्रकृति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जी सर। टाइगर रिजर्व बहुत जगह अपन ने देखे हैं राजस्थान में। अक्सर ऐसा होता है कि आप टाइगर जो हैं वो गांव में जाके मवेशी खा जाते हैं और आदमियों पर भी हमला करते हैं। तो क्या जंगल शहरों की तरफ बढ़ रहा है या शहर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं? जी सर, इसमें कहीं न कहीं शहरों का जो है वो विस्तार हो रहा है और उनकी जो ज़मीन है वो जंगलों को जो है वो एक्वायर कर रही है। तो शहर जंगल की ओर जा रहे हैं, जिससे जो जीव-जंतु है उनके जो प्राकृतिक आवास है उसको उससे नुकसान हो रहा है और इससे इसकी वज़ह से वो यहाँ आ रहे टाइगर मैन का नाम सुना है आपने? हैं। जी सर, कैलाश सांकला क्या करा था उन्होंने? उन्होंने टाइगर रिज़र्व निर्माण में भूमिका निभाई थी। थैंक यू सर। आप आप एक गणितज्ञ है। जी सर। 12th सेंचुरी के अंदर एक महान गणितज्ञ हुए थे, भास्कराचार्य। जी सर। भास्कराचार्य की एक पुत्री थी, वो भी गणितज्ञ थी। जी सर। उनके बारे में परिचित हैं? जी सर, जो भास्कराचार्य जी सेकंड ने थे। जी उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि करके बुक लिखी थी। उसके 4 भाग थे और एक भाग का नाम उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर लीलावती रखा था। तो लीलावती भी एक गणितज्ञ थी सर। ठीक है, लीलावती के बाद में मुगल काल के अंदर पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया, किसने किया था? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट याद चलिए नहीं ठीक है। एक जब गणित की बात करते हैं हम, तब हम कहते हैं जब अरब यहाँ पर पहली बार आए तो अरबों ने भारतीयों से भारतीय दशमलव संख्या पद्धति सीखी, जिसको अपन कहते हैं इंडियन डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम। क्या था ये इंडियन डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम या भारतीय दशमलव संख्या पद्धति? है। सर, इस संख्या पद्धति के आधार पर भारत के अंदर जो है गिनती का विकास हुआ था कि 0 फिर इसके बाद 1 फिर 2। तो ये इस चीज़ से जो अरब लोग थे वो परिचित नहीं थे। तो दशमलव संख्या के अंदर किस प्रकार से किसी भी संख्या को विभाजित किया जाता है, जैसे 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक चीज़ें आती है। ये चीज़ भी वहाँ तक पहुँची जिसे हिंद सा कहा गया। जैसे हिंद सा कहा आ गया है, ठीक है। चलिए गणित के बारे में खूब प्रश्न। आपकी हॉबी है बॉलीवुड मूवीज देखना। अभी पिछले कुछ सालों से एक टर्म बहुत ज्यादा आती है, पैन इंडिया फिल्म। क्या होता है ये पैन इंडिया फिल्म? सॉरी सर, मैं केवल मनोरंजन के हिसाब से देखती हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है। नहीं, जैसे बार बार आता है कि ये पुष्पा 2 एक पैन इंडिया फिल्म है, पैन इंडिया ये जो रिलीज होती है उस पर कुछ इसका कोई अर्थ होता है क्या, पैन इंडिया? तो सर कई दक्षिण भारत की जो मूवीज है वो उनके लिए अगर कहा जा सकता है, या तो उसकी दूसरी जो भाषा में मूवी बनी है। हाल ही में आपने कौन सी फिल्म देखी मनोरंजन की? जी सर, स्काई फोर्स देखी थी लास्ट। अच्छा, अभी एक मूवी आई बहुत ज्यादा चर्चा में, छावा, देखी आपने? सॉरी सर, मैं नहीं देख पाई उसको। छावा आपने नहीं देख पाई, किसके ऊपर है कुछ आप मतलब इसके बारे में मतलब आपने कहीं पर रिव्यू पढ़ा होगा? जी सर, ये संभाजी के ऊपर है। कौन थे ये संभाजी? ये शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है। उसके अलावा आपने सेकंड नंबर लिखा है डायरी लिखना। जी सर। तो आप डायरी डेली लिखते हैं या कभी कभार? जी सर, मैं कभी कभार ही लिखती हूँ। तो आप डायरी में वाकई में अपनी व्यक्तिगत बातें भी लिखते हैं या केवल अपनी जो है ये दिनचर्या, इतने बजे उठे ये काम किया, इतने बजे सो गए? नहीं सर, ये डायरी लिखना मेरे लिए एक आत्म मूल्यांकन करने का माध्यम है। इसके माध्यम से मैं जान सकती हूँ कि मेरी कमियां क्या है, मेरी खूबियां क्या है। तो जो भी मैं केवल मेरे ऊपर ये चीज लिखती हूँ कि मुझे और ठीक क्या है, सुधार की आवश्यकता मान लीजिए आप बहुत ही ईमानदारी से अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं, अपनी कमियां या जो भी रूटीन की घटनाएं सब अपनी डायरी में लिखते हैं, और एक दिन आपकी डायरी खो जाए और वो डायरी बिल्कुल ही एकदम से पब्लिक हो जाए और हर कोई उसको पढ़ ले, तो फिर? है। जी सर, पहले मैं कोशिश करूंगी कि वो नहीं खोए, और अगर मान खोए। लीजिए खो जी। गई। जी सर, तो उसमें प्राप्त
उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, फिर तो मैं कोशिश करूंगी उसको ढूंढने की, ये चीज़ है। ठीक है। अभी विधानसभा में एक बार एक लाल डायरी का मुद्दा उठा था, लाल डायरी फहराई गई थी और फिर ऐसा बोला गया था कि ये लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे। क्या था उस लाल डायरी में ऐसा? उसमें भी ऐसी ही कुछ व्यक्तिगत बातें लिखी गई थी? जी सर, जो पिछली सरकार थी उसमें ये मुद्दा उठा था, और एक मंत्री जी थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, जिसमें उस सरकार ये कार्यशैली का उसमें विवरण था, लेकिन वो ऑथेंटिक थी या नहीं इसका वापस कोई आया नहीं पूरा। तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी हम्म। नहीं है। मेरा आपसे एक दो अंतिम प्रश्न है, आरएस ही क्यों? जी सर, बचपन से ही सिविल सेवा की ओर मेरा आकर्षण था, और मैंने इसके लिए इसमें आप क्या देखते हैं? एक जॉब देखते हैं या सैलरी देखते हैं या मानव सेवा देखते हैं? क्या देखते नहीं सर, इसमें मैं जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देखती हूँ, और एक कार्य विस्तार जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, कार्य क्षेत्र की विविधता इसमें मौजूद है, मुझे वो आकर्षित करती है इसमें। हैं? अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे एक जो अंतिम प्रश्न है, उसका आप जवाब दें कि आप कहीं पर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहीं आस-पास आप कहीं पर एसडीएम लगे हुए हैं और आपके पास में एक जो न्यूज़ आती है कि पास ही के किसी गाँव में एक महिला जो कि मानसिक रोगी है, उसको गाँव के लोगों ने डाकण या ठीक है, डाकण घोषित कर रखा है या फिर डायन घोषित कर रखा है और गाँव के सारे लोग मिलकर उसको टॉर्चर करते हैं, पूरा गाँव का गाँव। तो आप अपना समय लें, आराम से सोचें और अपना कोर्स ऑफ एक्शन दिखाएँ। आप क्या-क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, सीक्वेंस में बताएँ। जी सर। कि आपके पास में एक गाँव है और आपके पास में न्यूज़ आती है कि एक मानसिक रोगी महिला है और गाँव के लोगों ने उसको डाकण या डायन घोषित कर रखा है। डाकण प्रथा से आप परिचित हैं? जी सर। ठीक है, तो जी फिर सर। आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? जी सर, फर्स्टली मैं जहाँ पर भी, जहाँ से ही न्यूज़ आ रही है, मैं उस गाँव में जाऊँगी। साथ में मैं जो भी मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी मैं साथ लेकर जाना चाहूँगी, और वहाँ के जो लोग हैं मैं उनको समझाना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है वो इस डायन प्रथा से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का एक मानसिक बीमारी है, और इसका भी इलाज किया जा सकता है सही प्रकार से। तो पहले मैं उनको पूर्ण रूप से उनको इलाज की और सारी जो सूचनाएँ हैं वो उनको प्रोवाइड कराऊँगी, जो साथ में अगर डॉक्टर भी हो सकते हैं इसमें, तो उनको भी मैं साथ लेकर जाना चाहूँगी, ताकि वो बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकें। मैं कोशिश करूँगी कि लोग समझ जाएँ और वो एक प्रॉपर तरीके से इलाज कराएँ, लेकिन अगर वो मानते हैं, तो फिर मैं इसमें जो डायन निवारण अधिनियम है, उस एक्ट के तहत मैं जो उसमें जो भी प्रोविज़न है वो मैं एक्शन लूँगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।